तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के मूल स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण और तीसरा है साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, कौन कौन से हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं भौतिक अवशेष जैसे स्मारक या भवन, सिक्के, अभिलेख, मूर्तिकला, चित्रकला और मोहर। ये कौन से हैं? पुरातात्विक साक्ष्य है। विदेशी यात्रा का विवरण में यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी यात्री जो भारत आए और जो भारत के विषय में जानकारी प्राप्त हमें प्रदान की है उसे हम विदेशी यात्रा विवरण कहते हैं। फिर है साहित्यिक स्रोत, उसमें है धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में है ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आता है वेद, उपनिषद, आरण्य, पुराण और स्मृति। गैर ब्राह्मण साहित्य में आता है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ हैं सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश व दीपवंश और बुद्ध चरित। कौन कौन से हैं? सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश और बुद्ध चरित्र। जैन ग्रंथ में आते हैं कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। ठीक है, फिर गैर धार्मिक साहित्य उनमें कौन कौन से हैं? तो राजतरंगिणी, हर्षचरित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और संगम साहित्य। देखते हैं हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे अधिक प्रमाणित माने जाते हैं। इसके अंतर्गत खुदाई से निकली सामग्री, सिक्के, अभिलेख, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातात्विक उत्खनन दो प्रकार से होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब दाएं से बाएं और ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे खड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ऊर्ध्वाधर उत्खनन से किसी संस्कृत काल का मापन किया जाता है। क्षैतिज उत्खनन से क्या होता है? किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ऊर्ध्वाधर उत्खनन से किसी संस्कृत काल का मापन किया जाता है। उत्खनन से प्राप्त हुई वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमें उत्खनन से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनकी आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम बताते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का प्रयोग करके। किसका? रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी। सिक्के, सिक्कों के अध्ययन से सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। भारत के प्रारंभिक सिक्कों को आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के जो थे वो पंचमार्क सिक्के वो प्रारंभिक सिक्के थे। इन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल उन पर आकृतियां बनी होती थी, जैसे मछली की आकृति बना दी गई या हाथी या पेड़ या अन्य किसी की आकृति ऐसे बना दी गई। तो आहत सिक्के, ठीक है, वो ढलाई से बना करते थे और ये आहत सिक्के जो हैं वो सोने, चांदी या तांबे धातु के हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं इन पंचमार्क सिक्कों को सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में कोयम्बटूर तमिलनाडु के कर्नल कोल्डवेल द्वारा प्राप्त किया गया था। पंचमार्क सिक्कों को सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त किया गया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कब प्राप्त किया गया? 1800 ईस्वी में। किसने प्राप्त किया था? तो कर्नल कोल्डवेल ने। 3 क्वेश्चन यहाँ से बने। पंचमार्क सिक्के सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, कहाँ से? कोयम्बटूर तमिलनाडु से। और किसने प्राप्त किया? तो कर्नल कोल्डवेल ने। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त या लेख युक्त सिक्के हिंदी यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए थे। तिथि युक्त सिक्के या लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? हिंदी यूनानी शासक। इसके पहले हमने देखा कि आहत सिक्के जो चलते थे उनमें आकृतियां बनी हुई होती थी। प्रारंभिक सिक्कों में प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। बाद में राजाओं या जारीकर्ता के नाम, गिल्ड व्यापारी, देवताओं या तिथियों का उल्लेख सिक्कों पर किया जाने लगा।
ये सिक्के कालक्रम के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास के निर्माण में सहायक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। स्थानीय और सीमा पार लेन देन में इन सिक्कों का प्रयोग हमें विभिन्न शासक राजवंश और उनके शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। सिक्कों से में प्रयुक्त धातु और सिक्कों की संख्या एक राज्य में व्यापार, वाणिज्य और वित्त की स्थिति की ओर इंगित करता है। तो सिक्के में जो धातु प्रयुक्त होती है और जो सिक्कों की संख्या, वो क्या इंगित करती है? तो राज्य में व्यापार, वाणिज्य और वित्त की स्थिति क्या है, उसके बारे में हमें बताती है। फिर उत्तर गुप्तकालीन कुछ सिक्के उस अवधि में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट की ओर इंगित करते। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए? विशुद्ध सोने के सिक्के। सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किया था? बताइए जरा आप लोग। विशुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासक ने जारी किया था सर्वप्रथम। किसने? बिमकड़फिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, फिर सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। ठीक है, और विशुद्ध सोने के सिक्के जारी भी सर्वप्रथम किसने किए थे? कुषाण शासक बिमकड़फिसेस ने। शीशे और टिन के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने। शीशे और टिन के सिक्के चलाए सातवाहन शासकों ने। और सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? तो मौर्य शासक। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए? मौर्य शासक ने। विशुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? कुषाण शासक बिमकड़फिसेस ने। सर्वाधिक मात्रा में सोने के किसने जारी किए? तो आंसर होगा गुप्त शासक ने। फिर सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण शासक ने। और शीशे एवं टिन के सिक्के किसने चलाए? तो सातवाहनों ने चलाए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, जबकि प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी। याद रखेंगे, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को कहते हैं पैलियोग्राफी। पीछे हमने पढ़ा था सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। भारत में अधिकतर अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभ, चट्टानों, तांबे की पत्रों, मंदिर की दीवार और ईंटों या चित्र पर उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम इन्हें 300 ईसा पूर्व भाषा में, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। तत्पश्चात संस्कृत में और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा जाने लगा। अभिलेखों को सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में 300 ईसा पूर्व में लिखा गया। तो हम याद रखेंगे सर्वप्रथम कौन सी भाषा उपयोग हुई? प्राकृत भाषा। फिर अभिलेखों से सामान्य जन, अधिकारी, सामाजिक, धार्मिक और प्रशासन जैसे अशोक के शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही शाही आदेश के बारे में भी हमें पता चलता है। फिर मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है? मौर्य और मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन
इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अगर हमसे पूछ लिया गया कि मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख किस ग्रंथ में संकलित है, तो हम बताएंगे कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। फिर सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहीत हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख में कौन कौन सी लिपि प्रयोग है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां प्राकृत लिपि। आरंभिक अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। फिर खरोष्ठी लिपि, इस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि में दाएं से बाएं मतलब ऐसे चलती है, ऐसे, ये यहाँ से चली दाएं, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड में ऐसे चलती है। और ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं चलती है, अपने लेफ्ट हैंड से, जैसे आज हम लिखते हैं बाएं से दाएं, ठीक है। फिर देखते हैं यूनानी एवं अरमाइक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग किया गया। मतलब यूनानी और अरमाइक लिपि कहाँ? जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख हैं उनमें है। फिर 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ये पहले पूछा भी जा चुका क्वेश्चन। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। और कौन सी लिपि को पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ठीक है। कुछ अभिलेखों से दान, भूमि अनुदान और राजाओं तथा विजेताओं, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय आदि की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। यहाँ देखते हैं सर्वाधिक प्राचीन 1400 BC अभिलेख। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई, ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख पर इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत नामक वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी खोज 1907 में हुगो विंकलर द्वारा की गई थी। इस अभिलेख की लिपि कालाक्षर है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? हम बताएंगे मध्य एशिया का बोगजकोई। बोगजकोई में कौन कौन से वैदिक देवता हैं? तो इंद्रदेव, वरुण देव, मित्र और नासत। फिर बोगजकोई, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तीसरा क्वेश्चन है कि बोगजकोई जो मध्य एशिया से हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है उसकी खोज किसने की थी और कब की? तो 1907 में ह्यूगो विंकलर द्वारा की गई थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इस अभिलेख की लिपि क्या है, तो हम बताएंगे कालाक्षर लिपि है, ठीक। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों के नाम और किस शासक के हैं, ये देखते हैं। रुद्रदामन किस वंश का था? शक वंश का। इसका अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। और रुद्रदामन किस वंश का शासक था? तो शक वंश का था। स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख कहाँ है? गाजीपुर में है। खारवेल कलिंग हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल कलिंग का शासक था खारवेल, और इसका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था पुलकेशिन द्वितीय, और इसका अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख ऐहोल अभिलेख।
राजा भोज प्रतिहार प्रथम। और राजा भोज की जो अभिलेख है वो है ग्वालियर प्रशस्ति, मध्य प्रदेश में। विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख, विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन या वर्धन वंश, इसका अभिलेख जो है वो मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख है, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख। अगला है यशोधर्मन, मालवा के नरेश थे और इनका जो अभिलेख है वो है मंदसौर प्रशस्ति। गौतमी बलची सातवाहन वंश के थे और इनका अभिलेख है नासिक अभिलेख। ठीक, विशिष्ट तथ्यों से संबंधित अभिलेख देख लेते हैं, इसमें क्या है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो पूछा जा सकता है संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख कौन सा था, तो हमारा आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अगला देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, उसके दरबारी कवि कीर्ति द्वारा रचित है। ठीक, फिर अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है, कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्राहिक हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की, हरिसेन ने। किसने की, हरिसेन ने। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, और ये एरण अभिलेख किसका बनाया हुआ था, भानुगुप्त का। इसमें गोपराज नामक सैनिक की पत्नी जो थी वो सती हो गई थी। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार इसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उदयगिरी गुहा लेख है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहता था। फिर देखते हैं तुमुन अभिलेख। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है, तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को क्या कहा गया है, शरदकालीन सूर्य की तरह। तो पूछा जा सकता है कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति किस अभिलेख में बताया गया है, तो तुमुन अभिलेख में। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में किसके आक्रमण का उल्लेख मिलता है, हूणों के आक्रमण का। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है, जननेंद्र। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। अब क्वेश्चन बनेगा यशोधर्मन को जननेंद्र किस अभिलेख में कहा गया है, तो हमारा आंसर होगा मंदसौर अभिलेख में। या फिर क्वेश्चन बन सकता है मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को क्या कहा गया है, तो हमारा आंसर होगा जननेंद्र। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो हम बताएंगे मेहरौली लौह स्तंभ लेख में। ठीक, मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। ठीक, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार संतुलन का वर्णन प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री से प्राप्त होता है। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार संतुलन का वर्णन प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री से प्राप्त होता है। इन यात्रियों को उस समय के राजाओं ने स्वागत किया और उन्होंने लगभग हर उस पहलू के बारे में लिखा जो उन्होंने वहां देखा था, जैसे वास्तुकला, सामाजिक विभाजन, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं आदि के बारे में।
अब देखते हैं हम यूनानी लेखकों के बारे में। हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, और इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। किस वंश में किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। 3 क्वेश्चन यहाँ से बने। स्ट्रैबो। स्ट्रैबो, इन्होंने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। अगला टॉलमी, इन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफी में प्राचीन भारतीय भूगोल व वाणिज्य की जानकारी दी है। टॉलमी ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी में प्राचीन भारतीय भूगोल व वाणिज्य की जानकारी दी है। ठीक है। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, वो बीच में कट हो गया था। आगे देखते हैं हम फायान के बारे में। कब भारत आया था, कब से कब तक रहा? तो 399 से 414 ईस्वी। ठीक है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है। इसकी रचना थी फोगुओजी। इसकी रचना क्या थी? फुगुओजी। इसने भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का विवरण दिया है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसकी पुस्तक का नाम है फुगुओजी, और इसने भारत के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। अगला है हिनसांग। 629 से 645 ईस्वी तक। ठीक है। ये हर्षवर्धन के समय भारत आया, और इसकी रचना है सीयू की। हिनसांग की रचना है सीयू की। किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में। इत्सिंग, इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है इत्सिंग ने। अगला है चाओजू कुआ। इन्होंने चीनी अरबी व्यापार का विवरण दिया था। चीनी अरबी व्यापार का विवरण कहाँ से मिलता है? चाओजू कुआ के द्वारा। रोमन लेखक हैं प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है। इन्होंने भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध का विवरण दिया है। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, और इन्होंने भारत एवं इटली के बीच होने वाली व्यापारिक संबंधों का विवरण दिया है। अरबी लेखक हैं सुलेमान। ठीक है। इनकी रचना है सिलसिला उत तवारीख। सुलेमान की रचना है सिलसिला उत तवारीख, जिसमें पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट राज्यों का वर्णन मिलता है। अगला देखते हैं अल बिलादुरी। इनकी रचना है फतूहल बुल्दान। इसमें भारत पर अरब आक्रमणों का विवरण दिया गया है। फतूहल बुल्दान, अल बिलादुरी। फिर अल मसूदी, इसकी रचना है महयल जहान। अल मसूदी की रचना महयल जहान। इसमें इन्होंने प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविक शत्रुता व राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का वर्णन किया है। अल मसूदी, महयल जहान इनकी पुस्तक है, और इन्होंने प्रतिहार और पाल
पाल के बीच में जो शत्रुता या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी उसके बारे में जानकारी दी है। अल-बरूनी 1024 से 1030 ईस्वी तक ये गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद थे। ये महमूद गजनबी के साथ आए थे और जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। अल-बरूनी किसके साथ आए थे? महमूद गजनबी के साथ, ठीक है। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। 1785 ईस्वी में विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। क्वेश्चन पूछेगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया, तो आंसर होगा विल्किंसन 1785 ईस्वी में। और अगर पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया, तो हमारा आंसर होगा विलियम जोन्स ने 1789 में। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया। अगला है प्राचीन इतिहास को जानने के लिए डी.डी. कौशाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक उत्तम स्रोत है, ठीक है। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये किसकी पुस्तक है? डी.डी. कौशाम्बी की। अगला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के बारे में अब हम कल से पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।